प्यारे भाइयों और बहनों, स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। आज के इस पवित्र त्योहार पर आवाम की आवाज का आवाम के लिए विशेष महत्व है, इसलिए प्रसारण के समय में परिवर्तन किया गया है और आज की शाम मैं आप सभी से रूबरू। पूरा जम्मू कश्मीर आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को धूमधाम से मना रहा है। आज सुबह अपने संबोधन में मैंने सभी नागरिकों से नए जम्मू कश्मीर के निर्माण के संकल्प के लिए आह्वान किया था। पिछले अनेक दशकों से जम्मू कश्मीर असंतुलित विकास की मार झेल रहा था, इसलिए हमारा दायित्व है कि सभी वर्गों की उन्नति के लिए ठोस उपायों के साथ अनेक मोर्चों पर काम किया जाए और उन्हें मुख्य विकास की धारा से जोड़ा जाए। जम्मू कश्मीर आज पहले से अधिक मजबूत एवं संपन्न हुआ है, लेकिन मैं मानता हूं कि अभी भी बहुत काम बाकी है। इसलिए हर महीने के तीसरे रविवार को मुझे भी प्रतीक्षा रहती है, ताकि आपके सुझावों पर काम करते हुए प्रशासन विश्वास के साथ मंजिल की तरफ बढ़ सके। मुझको चलने दो, अकेला है अभी मेरा सफर, रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा। मित्रों, दशकों बाद जम्मू कश्मीर में अब तरक्की का काफिला बनने लगा है। जनता की भागीदारी से सही नीति का निर्माण एवं क्रियान्वयन हो रहा है। जो निर्णय प्रशासन द्वारा लिए जा रहे हैं वो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बेहतर बनाने एवं विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने में प्रभावशाली साबित हों, इसकी कोशिश हो रही है। मेरी गुजारिश है, एकजुट होकर जम्मू कश्मीर के भविष्य को संवारने का संकल्प लें। फिर अतीत के चक्रवात में दृष्टि न उलझा लेना तुम, अनगिन झोंके उन घटनाओं को दोहराने आएंगे। रह रह आंखों में चुभती है पथ की निर्जन दोपहरी, आगे और बढ़े तो शायद दृश्य सुहाने आएंगे। श्रीनगर के मीर जुनैद ने मुझे नए जम्मू कश्मीर के नए संकल्प के बारे में लिखा है। उनका कहना है यूटी के सभी अस्पतालों में ई हॉस्पिटल और उससे जुड़े मॉड्यूल को लागू करने की जरूरत है। इसके लिए केंद्र सरकार की एजेंसी एनआईसी ने जरूरी सॉफ्टवेयर भी तैयार किया है। उन्होंने आगे इस बात का भी जिक्र किया है कि जीएमसी श्रीनगर और कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने यह कैपेबिलिटी हासिल कर ली है, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे शुरू नहीं किया जा सका है। मीर जुनैद ने आगे इस बात का भी जिक्र किया है कि क्लाउड बेस्ड ई हॉस्पिटल और उसके मॉड्यूल के जरिए अस्पताल का मैनेजमेंट दुरुस्त होगा। पेशेंट को अपॉइंटमेंट तथा टिकट के लिए लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। हेल्थ वर्कर्स तथा डॉक्टर्स के समय को भी रेगुलेट किया जा सकेगा। जुनैद साहब, आपके इस सुझाव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेल्थ डिपार्टमेंट को इस पर उचित कार्रवाई के लिए कहा जाएगा तथा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हम जो परिवर्तन ला रहे हैं उसमें टेक्निकल इंटरवेंशन का मजबूत आधार प्रदान किया जाएगा। हेल्थ डिपार्टमेंट से ही जुड़ा एक और सुझाव बारामूला के जहूर अहमद साहब ने भेजा है। उनका सुझाव है कि जन औषधि केंद्र जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आवाम के लिए शुरू किया है, उसमें सर्जिकल आइटम भी रखे जाएं। उनका दूसरा सुझाव है कि सभी जन औषधि केंद्रों की इन्वेंटरी मैनेजमेंट और सप्लाई चेन को जम्मू कश्मीर में और मजबूत करने की जरूरत है। जहूर साहब का कहना है कि पेशेंट को कई बार डॉक्टर्स द्वारा प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन उपलब्ध न होने की वजह से मायूस लौटना पड़ता है। जहूर साहब, आपके सुझाव काफी ठीक हैं। मैं आप ऐसे सुझावों का स्वागत करता हूं जो वर्तमान व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव की पहल करते हैं। जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में कुल मिलाकर 103 जन औषधि केंद्र हैं, जहां अन्य केमिस्ट दुकान की तुलना में 50% दवाइयां सस्ती मिलती हैं। आम लोगों को इससे बहुत बड़ी राहत मिली है। लेकिन ये जेनरिक मेडिसिन की दुकान है, यहाँ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अभी उपलब्ध नहीं है। ये बात आपको समझनी चाहिए। और सामान्य रूप से मुझे लगता है कि डॉक्टर एक स्पेशल ब्रांड लिखते हैं। कोशिश की जाएगी और इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी कि जेनरिक मेडिसिन लिखने का काम ज्यादा से ज्यादा हो। नए जम्मू कश्मीर के नए संकल्प की श्रेणी में हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित एक तीसरा सुझाव जम्मू की रहने वाली डॉक्टर ईसा कोहली ने भेजा है। उनका कहना है
कि स्टेट हेल्थ एजेंसी ने अभी जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन निकाला है, उसमें आयुर्वेद एवं होम्योपैथ के ग्रेजुएट को भर्ती हेतु योग्य माना गया है, लेकिन एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले डेंटल सर्जन को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ईसा जी ने अनुरोध किया है कि डेंटल सर्जन को भी इन पदों के लिए योग्य घोषित किया जा सकता है। डॉक्टर ईसा, मैं आपके इस सुझाव के लिए धन्यवाद देता हूं और हेल्थ डिपार्टमेंट इसकी संभावनाओं पर विचार करे, ऐसा निर्देश उनको दिया जाएगा। लेकिन सरकारी व्यवस्था कुछ नियमों के अंतर्गत चलती है, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। मैंने अपने पिछले महीने के कार्यक्रम में भी इस बात का जिक्र किया था कि डेंटल सर्जन के रिक्त पद जम्मू कश्मीर यूटी में काफी कम है और जो पद रिक्त हैं उनका विज्ञापन शीघ्र निकालेंगे। मिशन यूथ के अंतर्गत भी हमने निर्णय लिया है कि ज्यादा से ज्यादा डेंटल सर्जन को प्रशासन की तरफ से आर्थिक सहायता मुहैया कराकर उन्हें खुद का क्लिनिक खोलने के लिए प्रेरित किया जाए। पहले फेज में हमने लक्ष्य रखा है कि 400 डेंटल सर्जन को प्रशासन की तरफ से आर्थिक मदद दी जाएगी। जितने भी युवा डेंटल सर्जन अपना क्लिनिक खोलना चाहते हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इसमें आवेदन करें, उनकी पूरी मदद की जाएगी। सुंदरबनी रजौरी की रहने वाली पारुल शर्मा ने कंपैशनेट अपॉइंटमेंट यानी अनुकंपा नियुक्ति के पेंडिंग केसेस के बारे में लिखा है। उनका कहना है कि लगभग 13 ऐसे केसेस हैं जो पिछले 2 साल से पेंडिंग हैं। पारुल जी ने आगे लिखा है कि ऐसे कर्मचारी जिनकी देश सेवा के दौरान मृत्यु हुई थी, उनके परिजनों के साथ आजादी के इस पवित्र त्योहार पर पूरी संवेदना के साथ प्रशासन को मदद करनी चाहिए और इस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि नए जम्मू कश्मीर में नए कार्यनीति का चलना शुरू हो। पारुल जी, मैं सामान्य प्रशासनिक विभाग को आपके सुझावों पर केवल गौर करने के लिए नहीं, कार्रवाई करने के लिए निर्देश दूंगा। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं, ये हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता है। प्रशासन के जो भी निर्णय हों उसमें करुणा, शालीनता तथा संवेदनशीलता हो, जिससे आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। मैं जानता हूं आज प्रशासन के सामने अनेक ऐसे कार्य जिन्हें बहुत सालों से पूरा नहीं किया जा सका है, पेंडिंग पड़े हैं और मुझे इस सच्चाई को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि हमें पेंडिंग कामों की व्यवस्था विरासत में मिली है। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं और जितनी जल्दी हो सकेगा उन कार्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। इन बातों को लेकर जिस असुरक्षा की भावना लोगों में व्याप्त है, उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। कई बार मुझे भी तकलीफ होती है और मेरे मन में तरह तरह के सवाल आते हैं, आखिर इतना धन मिलने के बावजूद भी यहाँ विकास क्यों नहीं आया। मित्रों, अगर आम आदमी अंधकार में रहने का आदी हो जाए तो अंधकार को भी प्रकाश समझने लगता है, लेकिन जिसने प्रकाश के थोड़े रंग देख लिए हैं वो तुलना करने लगता है और जब तुलना होती है तब बड़ी तकलीफ होती है। और अब तुलना होने लगी है। आवाम भी पिछले 75 सालों का हिसाब मांगने लगी है। चैतन्य का एक नया स्रोत आज जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मिला है। वो यह जानने को उत्सुक है कि किस प्रकार नाना प्रकार के कानूनी दाव पेंचों में उलझाकर यहाँ के सामान्य आवाम को सुविधाओं से वंचित रखा गया, जो देश के अन्य नागरिकों को सहज रूप से प्राप्त है। जम्मू कश्मीर में आज एक अभूतपूर्व क्रांति का दौर प्रारंभ हुआ है और आप सभी के सुझाव इस बात की तरफ इंगित करते हैं कि शायद यहाँ मानवीय चेतना में इतनी आमूल क्रांति का समय पहले नहीं आया था। इसलिए भी लोगों की आकांक्षाएं बढ़ी हैं और हमारा प्रयास होगा कि उसे पूरा किया जाए। रियासी जिले के भाई रियाज अहमद ने लिखा है कि जम्मू कश्मीर में लाइब्रेरी सिस्टम को अपग्रेड करके पंचायत स्तर तक पहुंचाने की जरूरत है ताकि लाइब्रेरी साइंस के लोगों को भी इसमें नौकरी के अवसर मिले और बच्चों तक अच्छी पुस्तकें पहुंचाई जा सकें। रियाज साहब, आपका सुझाव उत्तम है और प्रशासन इस पर कुछ काम भी कर रहा है। हमारी कोशिश है कि यूटी की हर पंचायत में यूथ क्लब के साथ लाइब्रेरी का होना अनिवार्य है और उसमें भी डिजिटल लाइब्रेरी एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। हमारा लाइब्रेरी डिपार्टमेंट इस पर काम कर रहा है और एक्सपर्ट्स की टीम के साथ मिलकर हम इस योजना को जमीन पर क्रियान्वित करने की कोशिश करेंगे। बारामूला के मीर आकिब का सुझाव है कि स्कूल ड्रॉप आउट के लिए विशेष स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए ताकि वह मोबाइल रिपेयरिंग, प्लम्बिंग एवं इलेक्ट्रीशियन का काम करके आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने आगे भी लिखा है कि गरीब परिवारों के बच्चों के लिए यूपीएससी तथा नीट की परीक्षा की तैयारियों के लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था की जाए।
और जो बच्चे बच्चियां अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें ई लर्निंग टैबलेट्स मुहैया कराई जाए। मीर साहब, मिशन यूथ के अंतर्गत बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने के लिए जम्मू तथा श्रीनगर में 2 सेंटर बनाने की योजना तैयार की गई है, जिसमें मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था गरीब परिवार के बच्चों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए मिशन यूथ देश के जाने माने कोचिंग इंस्टीट्यूट से बात भी कर रहा है और इस कार्यक्रम को जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाएगा। जहां तक स्कॉलरशिप की बात है, मैंने साफ निर्देश दिया है कि जो भी बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जानी चाहिए। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस साल 8 लाख से ज्यादा स्कॉलरशिप बच्चों को उपलब्ध कराई गई है। यही नहीं, ट्राइबल परिवार के बच्चों के स्कॉलरशिप के लिए भी अभी पिछले हफ्ते ही 30 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है और इस साल 40,000 अतिरिक्त बच्चों को स्कॉलरशिप मुहैया कराई जाएगी। आपने टैबलेट का जो सुझाव दिया है वो स्वागत योग्य है। आज ही मैंने 8,000 टैबलेट ट्राइबल बच्चों के लिए घोषित किए हैं। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को भी इसमें शामिल करने हेतु कार्रवाई करने के लिए सुझाव दूंगा। नगोला पंचायत के राहुल शर्मा ने यूथ क्लब से संबंधित एक सुझाव भेजा है। राहुल जी लिखते हैं कि इस यूथ क्लब में ऐसे युवाओं को स्थान दिया जाए जो टैलेंटेड है। पंचायतों के प्रभावशाली लोगों के घर वाले या रिश्तेदार ही इसके सदस्य ना बने। इसके लिए कोई ऐसा नियम बनाना आवश्यक है जिससे इस तरह की आशंकाओं को खारिज किया जा सके। राहुल जी ने आगे लिखा है कि नॉमिनेशन तथा सिलेक्शन की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है ताकि परिवारवाद की जगह टैलेंट को स्थान मिल सके। राहुल जी, आपका सुझाव अति उत्तम है। मैं इस संदर्भ में सीईओ मिशन यूथ और सभी डिप्टी कमिश्नर्स को निश्चित रूप से निर्देश दूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जो भर्तियां हुई हैं पूरी तरह से मेरिट के आधार पर ही इन भर्तियों को करने की कोशिश की गई है। 12,000 से ज्यादा रिजल्ट आए हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका आधार केवल योग्यता है और कुछ नहीं है। दूसरे कारणों से जब नियुक्तियां होती थीं वो समय अब समाप्त हो गया है। मित्रों, जम्मू कश्मीर में सभी क्षेत्रों में टैलेंट को तरजीह दी जाए और उसकी व्यवस्था पारदर्शी ढंग से हो, इसे प्राथमिकता के आधार पर हम लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सही गाइड ही सच्चा रास्ता दिखा सकता है। एक प्रसिद्ध संत से किसी ने पूछा कि सही गाइड पथ प्रदर्शक का क्या काम है। उन्होंने उत्तर दिया कि पथ प्रदर्शक कुम्हार की तरह होना चाहिए। जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो बाहर से थपकी देता है और अंदर से उस धपकी वाले स्थान को संभालता रहता है। वह एक हाथ से तो चोट करता है लेकिन दूसरे हाथ से संभालता है। किसी भी नए का निर्माण इसी प्रक्रिया द्वारा संभव है। उसमें चोट भी जरूरी है और संभालना भी उतना ही जरूरी है। युवाओं से जुड़े एक मुद्दे पर कठुआ के विश्वास स्थली जी ने एक सुझाव भेजा है। विश्वास स्थली जी ने लिखा है कि LIC एजेंट या फार्मेसी लाइसेंस की तर्ज पर जम्मू कश्मीर के युवाओं को IT सर्विस कयास खोलने की परमिशन दी जाए, जो रोजगार की दिशा में एक नया एवेन्यू खोलेगा। यह लाइसेंस धारक कुछ खास गवर्नमेंट सर्विसेज को तय फीस लेकर कस्टमर को उपलब्ध कराएंगे और उससे जो रेवेन्यू अर्जित होगा उसका 10% सरकार के खजाने में जाएगा, 90% उद्यमी को मिलेगा। उनका कहना है कि इस व्यवस्था से ज्यादा गवर्नमेंट सर्विसेज और विकास की स्कीम को लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा और बेरोजगारी की दर में भारी कमी आएगी। विश्वास स्थली जी, आपका सुझाव इनोवेटिव है और इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। अभी जो 44 डिजिटल विलेज हमने बनाए हैं वहां ये योजनाएं हम लागू करने जा रहे हैं। आगे और भी डिजिटल विलेज बना करके इस तरह के काम को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, आने वाला समय इनोवेटिव आइडियाज का होगा। यह साधारण परिवर्तन मात्र नहीं होगा, इससे लोगों के जीवन में 100% रोजगार के अवसर प्रदान करने की क्षमता होगी। माछिल कुपवाड़ा के मोहम्मद अब्बास ने सुझाव तो नहीं भेजा है लेकिन एक बहुत खास बात मेरे संज्ञान में लाई। उनका कहना है कि पिछले साल अक्टूबर में जब मैं बैक टू विलेज कार्यक्रम में गया था तो उस इलाके में 5 मोबाइल टावर लगाने की बात कही गई थी और उसे एक तय समय सीमा में पूरा करने का निर्देश भी दिया गया था। अब्बास साहब ने लिखा है कि न वे मोबाइल टावर बने हैं और न ही उन पर कोई काम शुरू हुआ है। अब्बास आगे लिखते हैं कि इसकी वजह से कोरोना लॉकडाउन के दौरान इस इलाके के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई की बहुत असुविधा हुई है। अब्बास जी, आपने अच्छा किया इस बात पर मेरा ध्यान आकर्षित किया। मैं आपको बताना चाहता हूं उस समय अंशुल गर्ग
वहाँ के डीसी थे और उन्होंने जो सूची भेजी थी कि किन स्थानों पर मोबाइल टावर लगने हैं, मैंने उसी समय एयरटेल के स्टेट हेड को वो सूची दे दी थी और बाद में वहाँ के डीसी अंशुल ने मुझे बताया कि उसमें से कई स्थानों पर काम पूर्ण कर लिए गए हैं। अगर कोई शेष रह गया है तो कृपा करके मेरे ध्यान में लाने का प्रयास करें, मैं उस पर जरूर कार्रवाई करूंगा। अभी मैं वंगस वैली गया था, यह बात मेरे मन में थी, इसलिए संबंधित विभाग को इस देरी की वजह से जांच करने का निर्देश भी दिया गया है। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है इस काम को यथाशीघ्र पूरा किया जाए। ऐसे समय में जबकि शिक्षा के क्षेत्र में दिनों दिन उन्नति हो रही है, जागरूक नागरिक से अनेकों सुझाव मिल रहे हैं। डोडा से सुनील कुमार ने लिखा है कि हायर सेकेंडरी से ही मास कम्युनिकेशन तथा टूरिज्म इंडस्ट्री के कोर्स शामिल कर लिए जाने चाहिए। इससे आगे चलकर स्टूडेंट्स को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उनका यह भी सुझाव है अनेक ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी जीएलटी, आरईटी, थर्ड टीचर को समाप्त करके एक सिंगल टर्म यानी टीचर का इस्तेमाल किया जाए। सुनील कुमार जी ने आंगनबाड़ी के बारे में भी सुझाव भेजा है। सभी गांवों में आंगनबाड़ी के पास के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के पास रखा जाए और मिड डे मील स्कीम को उनकी निगरानी में चलाया जाए। सुनील जी, आपके सुझाव के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे लगता है कि आंगनबाड़ी की संख्या ज़्यादा है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की संख्या कम है, इसलिए ये व्यवस्था कितनी व्यवहारिक होगी ये देखना पड़ेगा। मिड डे मील स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक काम है, बेहतर व्यवस्था हो इसको जरूर सुनिश्चित कराने की कोशिश की जाएगी। पुंछ के दर्शन कुमार एवं डोडा के ऋषि कुमार ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए अनेक सुझाव भेजे हैं। उन्होंने लिखा है कि शिक्षा विभाग के अफसरों का प्रमोशन विभागीय परीक्षा के द्वारा किया जाए। हर जिले में स्कूलों के लिए एक आईटी सेल का गठन हो तथा एकेडमिक परफॉर्मेंस और उसमें बेहतरी के लिए जिला स्तर की कमेटी का गठन किया जाए। उन्होंने ये भी लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पुराने ढर्रे पर चल रहा है और बदलते समय में अब उसकी ज्यादा उपयोगिता नहीं रह गई, इसलिए शिक्षा विभाग को आवश्यक सुधार के विषय में सोचना चाहिए। इन सभी सुझावों के लिए मैं दर्शन एवं ऋषि जी को धन्यवाद देता हूँ। पिछले महीने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग में मैंने जिला स्तर पर कमेटी गठित कर परफॉर्मेंस रिव्यू, छात्रों में साइंटिफिक टेम्पर तथा शिक्षकों में नई शिक्षा नीति के अनुसार काम करने की सलाह दी थी। मुझे उम्मीद है कि नई शिक्षा नीति आपके जो शंकाएं हैं उनके समाधान में काफी हद तक सफल होगी। शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाए, ये नई शिक्षा नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है और ये काम तेज गति से यहाँ प्रारंभ हुआ है। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को मातृभाषा में पुस्तकें उपलब्ध कराना डिपार्टमेंट ने शुरू किया है। आपके अन्य सुझावों पर भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट गौर करे, इसका निर्देश दिया जाएगा। आज आवाम की आवाज में मजहब, जाति, भाषा के बंधनों से ऊपर उठकर भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान में भी मैं आपकी भागीदारी का आह्वान करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपके सहयोग से हम अपनी विरासत को न सिर्फ पुनर्जीवित करेंगे बल्कि भेदभाव की दीवारों को भी ढा सकेंगे। कुछ दिन पहले ऐतिहासिक निशात गार्डन तथा शालीमार गार्डन के रेस्टोरेशन के लिए जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन के साथ करार किया गया है। आने वाले दिनों में शिवखोड़ी के मंदिर के रेस्टोरेशन और कंजर्वेशन पर भी जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन काम करने वाला है। जबकि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, सभी सरकारी डिपार्टमेंट चुने हुए जनप्रतिनिधि एवं नागरिकों से अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने की भी मैं अपेक्षा रखता हूँ। डोडा के वीरेंद्र कुमार ने लिखा है कि भद्रवा फोर्ट, जिसे 1733 में राजा मेथनी पाल ने बनाया था, उसके संरक्षण और प्रमोशन पर प्रशासन को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। उनका सुझाव है कि इस फोर्ट में म्यूजियम, आर्ट गैलरी, सेमिनार आयोजित करने के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, लाइट एवं साउंड शो तथा रेगुलर मेले आयोजित करने चाहिए ताकि वहां के लोगों को अपने इतिहास, अपनी जड़ों से परिचित कराया जा सके। वीरेंद्र कुमार जी, आपके सुझावों के लिए धन्यवाद। मैं टूरिज्म तथा कल्चर डिपार्टमेंट को इस आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित करूंगा। मित्रों, समाज में नई पीढ़ी के अंदर चेतना के लिए एक नए आरोहण की आवश्यकता होती है। उन्हें अपनी जड़ों से, अपनी विरासत से मिलवाया जाए, तभी मौलिक व्यक्तित्व का निर्माण संभव होता है। पुराने दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने एक बार कहा था कि अगर किसी वृक्ष को आकाश को छूना हो तो उसे अपनी जड़ें
पाताल तक भेजनी होंगी, तभी यह संभव हो सकता है। इंसान के व्यक्तित्व के ऊपर भी यही बात लागू होती है। उसकी जड़ें जितनी अपनी संस्कृति से गहरी जुड़ी होंगी, उतनी ही उसके व्यक्तित्व के आसमान के तारे छूने की संभावना होगी। इस सिलसिले में एक दूसरा सुझाव चन्नी हिम्मत जम्मू से हिना महाजन ने भेजा है। उन्होंने लिखा है कि लोकल, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्ट की मदद से ऐतिहासिक मुबारक मंडी एवं स्टेट आर्काइव को सजोया और पुनर्जीवित किया जाए। हिना जी, आपका सुझाव उत्तम है और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पिछले वर्ष ही केंद्र सरकार के संस्कृति सचिव एवं अन्य अधिकारियों के साथ मैं स्वयं मुबारक मंडी गया था। वहां चल रहे रेस्टोरेशन के काम में एक्सपर्ट को शामिल किया जाए, इसकी कोशिश प्रारंभ हुई है। जम्मू कश्मीर के सभी अधिकारियों एवं केंद्र के एक्सपर्ट्स के साथ मैंने मीटिंग भी करी थी और जैसा आपने सुझाव दिया है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ इस काम को इंटीग्रेटेड तरीके से पूरा किया जाए, ये बात तय की गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है मुबारक मंडी के पूर्व गौरव को आने वाले समय में हम जरूर एक्सपर्ट्स की मदद से पुनर्जीवित कर सकेंगे। यह न सिर्फ देश के लिए बल्कि विदेश में रहने वाले लोगों के लिए भी आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र होगा। रामनगर उधमपुर के चंद्रभूषण जी ने लिखा है कि बसंतगढ़ और रामनगर में कई ऐसी ऐतिहासिक जगहें हैं, जैसे रामनगर पैलेस, राजा की बावली, बसंतगढ़ फोर्ट एवं मनवाल टेम्पल, जिनको रिस्टोर करके प्रमोशन करने की जरूरत है। चंद्रभूषण जी, मैं जिला प्रशासन एवं कला संस्कृति विभाग को आपके सुझावों पर शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश देता हूँ। मित्रों, हिंदुस्तान ने स्वर्ण दिन देखे हैं। यहाँ की संपदा, सुख, समृद्धि पूरे विश्व के लिए ईर्ष्या का विषय रही है। एक ऐसा कालखंड आया जब यहाँ की धरोहरों को लुटेरों ने तहस नहस कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रांजल प्रतिभा, दूरदृष्टि से मुल्क की धरोहरों को सुरक्षित रखने और कई धरोहरों को विदेश से वापस लाने का एक सराहनीय प्रयास प्रारंभ हुआ है। आप सबको याद होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 2016 में अमेरिका गए थे तो वहां की सरकार ने 200 पुरानी पुरावस्तुओं को वापस किया था। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी के अनेक दौरों के दौरान भी कई हमारी कीमती धरोहरें वापस लौटाई गई हैं। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी श्याम जी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था, उनकी अस्थियों को स्विस सरकार से अनुरोध करके भारत लाने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी ही थे। जब उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव शुरू किया तो उसके पीछे भी यही धारणा थी कि नई पीढ़ी को अपनी सर्वोत्कृष्ट संस्कृति से रूबरू कराया जाए, ताकि वह आने वाली चुनौतियों एवं भविष्य के राष्ट्र निर्माण के लिए भी पूर्ण रूपेण तैयार हो सके। मित्रों, भारत की संस्कृति विश्व का दर्शन शास्त्र है। शायद ही पृथ्वी पर इतना समृद्ध जीता जागता शास्त्र मौजूद है। कबीरदास ने लिखा है, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। जब नैतिक मूल्यों के साथ आधुनिक शिक्षा का मेल होगा तो इंसान में शुद्ध चेतना का जन्म संभव हो सकेगा। इसलिए हमारी कोशिश है कि सिर्फ किताबी ज्ञान की बजाय सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक ज्ञान भी नई पीढ़ी को उपलब्ध कराया जाए। हमारे वेदों से, उपनिषदों से, धम्मपद से, गीता से, रामकृष्ण रमन, महर्षि स्वामी विवेकानंद से संसार को नई मानवता का दर्शन प्राप्त हुआ है। हिंदुस्तान की खोज हमेशा सृजनात्मकता की खोज रही है। त्रिकुटानगर जम्मू के कांतिभूषण जी ने भी जम्मू कश्मीर की संस्कृति के पुनर्जीवन को लेकर मुझे लिखा है और अनेक सुझाव भेजे हैं। क्रांति जी लिखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी सांस्कृतिक धरोहरों की एक सूची तैयार की जाए और उसके अनुरूप प्रशासन योजनाबद्ध तरीके से काम करे। उन्होंने ये भी लिखा है कि स्कूल में 8वीं कक्षा से सभी बालकों को इन सांस्कृतिक विरासतों के बारे में पढ़ाया जाए। वो आगे लिखते हैं, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हेरिटेज कंजर्वेशन विषय को भी ट्रेनिंग में शामिल करके बहुत से युवाओं को न सिर्फ जम्मू कश्मीर की प्राचीन संस्कृति से परिचित करा सकता है, बल्कि उनको रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा सकता है। क्रांति जी, आपका सुझाव उत्तम है और इसका समायोजन कैसे किया जाए, इस पर कार्रवाई कैसे की जाए, इसकी हम जरूर चिंता करेंगे। आवाम की आवाज के इस एपिसोड के लिए बहुत से मित्रों ने पीने के पानी और ड्रेनेज सिस्टम पर भी सुझाव भेजा है। कुलगाम के मलिक नसरुल्लाह ने लिखा है कि ब्रनल गांव, जिसमें 11,000 के आसपास आबादी रहती है, साफ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। उनका कहना है, नजदीक के फॉरेस्ट एरिया में एक फिल्ट्रेशन प्लांट लगाकर
ये समस्या दूर की जा सकती है। मलिक जी, अभी पिछले हफ्ते ही मैं कुंड वैली के कार्यक्रम में शामिल हुआ था और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि आवाम को साफ पीने के पानी की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इस साल कुलगांव में 341 करोड़ रुपए की धनराशि से जल जीवन मिशन का काम किया जाएगा। जल शक्ति डिपार्टमेंट के रिव्यू मीटिंग में भी निर्देश दिया गया है कि हर घर नल की योजना को टाइम बाउंड तरीके से पूरा किया जाए। मुझे उम्मीद है कि कुलगाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पर उचित कार्रवाई करेगा। कठुआ की ऋतुप्रिया ने लिखा है कि कनाडा में बर्फबारी के दिनों में सभी नागरिकों को अपने घर के आसपास बर्फ को साफ करना होता है और अगर कोई नहीं करता तो उसे जुर्माना देना पड़ता है। ऋतु जी का अनुरोध कि जम्मू कश्मीर प्रशासन कनाडा का नियम पूरे यूटी में लागू कर सकता है ताकि मानसून तथा बर्फबारी के दिनों में रिहायशी इलाकों में जन भागीदारी की भावना से ड्रेनेज तथा बर्फ को साफ किया जा सके। ऋतु जी ने आगे लिखा है कि यूटी की सभी अर्बन लोकल बॉडीज को एक नियम बनाना चाहिए कि मोहल्लों में रोड की कारपेटिंग तभी होगी जब सभी घरों में सीवेज, पानी, बिजली, इंटरनेट तथा टेलीफोन का कनेक्शन ले लिया जाए। ऋतु जी, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिन बातों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है वह गुड गवर्नेंस के मजबूत आधार स्तंभ है। कितना भी बड़ा प्रशासनिक अमला क्यों न हो, बिना जन भागीदारी के जनता के जीवन को बेहतर बनाने वाले काम सुचारू ढंग से नहीं हो सकते। आपने कनाडा मॉडल का जिक्र किया है। मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की जनता बिना किसी प्रशासनिक दखल के, बिना किसी फाइन के स्वेच्छा पूर्वक यह काम करे। मुझे गर्व है कि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं और मुझे लगता है आपके साथ कुछ और साथी इस आंदोलन को आगे बढ़ावें। रामबन से अजीत सिंह जी ने वहाँ की टूरिज्म सर्किट को डेवलप करने का सुझाव भेजा है। उन्होंने लिखा है कि सर्वाधार, सुनसरी, गुगलीधार, सरगली, हंसराज टॉप तथा गलाधार को पर्यटन स्थल के रूप में प्रमोट किया जा सकता है। अजीत सिंह जी, टूरिज्म डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग के दौरान रामबन एवं जम्मू डिवीजन के अन्य जिलों में भी पर्यटन स्थलों को प्रमोट करने एवं वहां सुविधाओं में विस्तार करने पर चर्चा हुई है। मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट को आपके द्वारा सुझाए गए स्थानों को चिन्हित करने और समयानुसार उनकी क्षमता का आकलन करके कार्रवाई करने का निर्देश जरूर दूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आत्मविश्वास से बड़ी बड़ी चुनौतियों का आसानी से सामना किया जा सकता है। हमारे पूर्वजों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस खुली हवा में सांस लेने का अवसर दिया है उसके प्रति अनुग्रहित होकर हमें अमन तथा तरक्की के लिए काम करने की जरूरत है। 2 साल पहले जम्मू कश्मीर में एक नए युग का सूत्रपात हुआ था। वो आएगा दिल से दुआ तो करो, नमाजे मोहब्बत अदा तो करो, मिलेगा कोई बन के उन्वान भी, कहानी भी तुम इब्तदा तो करो। जय हिंद। कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए बिना कैश लेन देन को तरजीह दें। घर वापसी पर अपनी घड़ी, मोबाइल, पर्स और चाबियों वगैरह को डिसइंफेक्ट करें। बुखार, सांस लेने में तकलीफ और खांसी होने की सूरत में बिला ताखीर नजदीकी तिब्बी मरकज का रुख करें। कोविड मुतासरीन या इस वबा का मुकाबला करने में पेश रहने वालों का भरपूर ताउन करें।